मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जहांगीर और जहांगीर के काल की बात करेंगे। जहांगीर एक महत्वपूर्ण मुगल सम्राट के रूप में किस तरह से हैं और उन्होंने क्या क्या किया, इस बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत में पहला मुगल सम्राट बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर और उसके उपरांत आए जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये ग्रेट मुगल्स हैं सारे। तो इस संबंध में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या क्या चीजें कंसीडर कर सकते हैं, हम उन बातों की चर्चा करें एक एक करके। तो जहांगीर में क्या क्या बिंदु हम लें। जहांगीर का इतिहास के स्रोत क्या क्या है। इतिहास के स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत क्या है। उसके बाद उनकी बायोग्राफी क्या है, जीवनी। हालांकि आजकल इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि अब आजकल सांस्कृतिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, आम जनता की गतिविधियां हैं, ये पूछे जाते हैं। युद्ध, किस तरह से उसने साम्राज्य विस्तार किया, और कला एवं संस्कृति, क्योंकि प्रशासन है, लैंड रेवेन्यू है, इसको हम सेपरेटली टेकअप करेंगे। तो ये हम जहांगीर के संबंध में बात करते हैं। कला में हम देखते हैं कि जब चित्रकला की बात आती है, जो चित्रकला के संबंध में कहा जाता है कि चित्रकला की दृष्टि से जहांगीर का काल अपने आप में क्लासिकल एज रहा, स्वर्ण युग रहा। इसी तरह से वास्तुकला के लिए कहते हैं कि वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल अपने आप में स्वर्ण युग रहा। तो ये इस तरह से हम कला संस्कृति के विकास को पाते हैं। तो इतिहास के स्रोतों की जब हम बात करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो जहांगीर के टाइम में हुई वो है आत्मकथा। इसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, जिसे सामान्य रूप से जहांगीरनामा कह दिया जाता है। ये जहांगीर की आत्मकथा है। कौन सी लैंग्वेज है? पर्शियन, फारसी भाषा में है। हालांकि इस जहांगीरनामा के, तुजुक जहांगीरी के, या खास करके जहांगीरनामा के 2 या 3 स्टेज और मानी जाती हैं। मोहम्मद खान ने बाद में इसमें इकबाल नामे जहांगीरी नाम से इसी को आगे बढ़ाया। इसमें बहुत तरह की बातें हैं। इसमें जहांगीर की जीवनी भी है, इसमें जहांगीर के काल के युद्ध भी हैं, खास करके राजपूताना के एरिया में, दक्षिण के एरिया में किस तरह से युद्ध हुए, क्या मुगलों की वॉरफेयर क्या हुआ करता था, क्या उनकी वॉर स्ट्रेटेजी होती थी, इसके बारे में इसका वर्णन हमें तुजुक जहांगीरी में मिलता है। इसके अलावा अन्य बहुत से ग्रंथ हैं जो जहांगीर के बारे में या इस काल के बारे में हमें बताते हैं। जहांगीर अपने आप में, जो कि मूल नाम मिलता है सलीम या शेखू बाबा, बाबू नहीं, बाबा, सलीम काल। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि अकबर के पास कोई उत्तराधिकारी के रूप में कोई, यूं कहें कि मेल चाइल्ड इस तरह का नहीं था। इस कारण से वो कहता है, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में जाकर के पैदल यात्रा करता है, ऐसी मान्यता है। और उसी क्रम में सलीम का जन्म होता है। तो सलीम, जिसे शेखू बाबा कहा गया है, वो क्या बनता है? वो मुगल उत्तराधिकारी बनता है। और सलीम ने अपने अकबर के समय में, अपने पिता के समय में बहुत से विद्रोह किए, सलीम कालीन विद्रोह। हम जब अपने यहाँ राजस्थान की बात करते हैं, तो अपने राजस्थान में अकबर के जमाने से भी ही एक सूबा होता था, जिसके जो सेंट्रल होता था वो अजमेर में था। अजमेर सूबा उसको बोलते थे। तो जो जितना राजपूताना का एरिया था वो अजमेर सूबे के अंतर्गत आता था। तो इसने अपने विद्रोह के दौरान जब सलीम ने विद्रोह किया, तो उसने पहले अजमेर को अपना केंद्र बनाया, अजमेर, लेकिन बाद में इलाहाबाद को केंद्र बना दिया। क्योंकि कारण क्या है कि अजमेर से इतना रेवेन्यू नहीं मिलना था, अजमेर स्ट्रेटेजिकली इतना साउंड नहीं था, इसलिए गंगा यमुना के दोआब में, और जहां से राजस्व संग्रहण हो सकता था, जहां से आर्मी का मोबिलाइजेशन हो सकता था, वो इलाहाबाद होता था। इसलिए उसने अपने को सेंट्रलाइज किया इलाहाबाद में। लेकिन बाद में जितने मुगल राजनीति थी, आंतरिक राजनीति थी, हरम की राजनीति थी, उसके अंतर्गत इस विद्रोह का एक तरह से शांति से कर दिया गया, दमन नहीं अपितु इसको शांत किया गया। इसमें फिल्मों के आधार पर मत जाइएगा, फिल्मों में कुछ और बातें होती हैं। अब जब हम युद्धों की बात करते हैं तो दो तरह के युद्ध हम इसके काल के देखते हैं।
इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि मेवाड़ पर मुगलों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ये वही मेवाड़ है जहां महाराणा प्रताप की कहानियां, महाराणा प्रताप का इतिहास गौरवमयी हम देखते हैं। और जिस पूरे भाग को अकबर पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं ले पाया, उन लोगों को सेवा में नहीं ले पाया, तो यहां पर 1615-16 में मेवाड़ के साथ एक संधि हो जाती है। इसमें मेन रोल जहांगीर के बेटे खुर्रम का रहा। और दूसरा पार्ट है वो भी अपना आप में इंपॉर्टेंट है, दैट इज दक्कन। दक्कन कह दीजिए या दक्कन कह दीजिए, ये दक्कन भी अपना आप में महत्वपूर्ण है। दक्कन में 4-5 मुख्य शक्तियां हुआ करती थी। गोलकुंडा है, बीजापुर है, मराठे हैं, खानदेश है, ये 4-5 मुख्य शक्तियां थी। तो अकबर के समय से ही दक्कन नीति के अंतर्गत यह किया गया था कि अपने दूतों को भेजो और दक्कन के राज्यों पर नियंत्रण करो, लेकिन ऐसा कभी अकबर के काल में नहीं हो पाया। और इस काल में अहमदनगर पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है, आप सबने नाम को सुना है कि जब हम चांद बीबी की बात करते हैं, वो अकबर के समय नाम आता है, लेकिन क्योंकि जहांगीर का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था, तो चांद बीबी हमारे देश के इतिहास में महिलाओं का भी अपने आप में रोल रहा है, चाहे वो शाही महिलाएं हैं, चाहे अन्य महिलाएं हैं। तो चाहे यहाँ पर हम चांद बीबी का रोल देखते हैं, तो गोंडवाना में हम एक चांद बीबी का नाम आता है, और अन्य ऐसी महिलाओं, दुर्गावती का नाम वहाँ पर आता है, अपने यहाँ राजस्थान में कर्णावती का नाम आता है। तो इस तरह से महिलाओं का भी मध्यकाल की राजनीति में अपना आप में रोल रहा। तो ये दक्कन की राजनीति है। और एक पश्चिमोत्तर भारत की राजनीति, पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिम भारत की राजनीति, क्योंकि उस समय जब हम उस समय के काल की बात करते हैं, तो ये अगर दिल्ली में मुगल साम्राज्य है, तो यहाँ सफवी साम्राज्य है। सफवी ये पश्चिम एशिया है और ये मध्य एशिया है। तो यहाँ पर जो एक अंतर्राष्ट्रीय समीकरण था, वो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण भी देखना जरूरी था। तो अकबर के काल में जो चीजें नहीं हो पाई थी पूरी तरह से, वो जहांगीर ने करने की कोशिश की। हालांकि जहांगीर को वो रोल, वो महत्व नहीं मिलता जो कहते हैं कि अकबर को मिलता है, क्योंकि जहांगीर के व्यक्तित्व में अकबर की तुलना में कुछ कमियां थी, या यूं कहें कि जहांगीर की तुलना में उतना योग्य नहीं था। ये एक चित्र दोनों एक साथ आप देख सकते हैं, जहांगीर और नूरजहां का चित्र है। नूरजहां एक बहुत ही विदुषी लेडी भी थी, बहुत ही टैलेंटेड लेडी थी। तो धीरे धीरे नूरजहां, मूल नाम इसका नूर महल मिलता है, मेहरुनिशा या निशा ये नाम कह लीजिए। इन दोनों का, जब ये विधवा थी बेसिकली, और इसका विवाह जब जहांगीर के साथ हुआ, तो धीरे धीरे इसने अपने बुद्धि कौशल से, अपनी कूटनीति से जहांगीर पर नियंत्रण कर लिया। और यहाँ तक कि सिक्कों में भी इसका नाम आने लगा, यहाँ तक कि राजनीतिक डिसीजंस में भी इसका नाम आया। और एक शब्द आता है जिसको इतिहासकार बेनी प्रसाद ने लिखा है, वो है नूरजहां जुंटा। नूरजहां जुंटा, ये इकबालनामा जहांगीरी में मूल रूप से शब्द आया है, इकबालनामा ए जहांगीरी। इकबालनामा ए जहांगीरी। और इतिहासकार बेनी प्रसाद ने इसको प्रोपाउंड किया बाद में, आज के काल में। तो इसमें नूरजहां जुंटा में कौन कौन है? नूरजहां है, उसका भाई है, उसके 2 भाई हुआ करते थे, दोनों भाई आसफ खां है, उसका पिता है जिसको हम कहते हैं कि उसका जो पिता असद बेग था, माँ थी, और कुछ अन्य लोग थे। कहते हैं कि कुछ समय तक शाहजहां यानी खुर्रम भी इस ग्रुप में रहा, लेकिन बाद में इस ग्रुप से हट गया, राजनीतिक समीकरणों के कारण से इस ग्रुप से हट गया। तो नूरजहां का अपने आप में राजनीतिक जो रोल था वो अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसलिए एकमात्र ऐसी महिला है मुगल राजनीति में जिसने इतने लंबे समय तक अपना प्रभाव स्थापित करके रखा। जब हम देखते हैं महावत खां का विद्रोह होता है 1626 में, तो 1626 में जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह को शांत करने में भी नूरजहां की भूमिका रही। दक्कन के जो समस्याएं होती थी या कुछ और इस तरह की पॉलिटिकल समस्याएं होती थी, उनको सॉल्व करने में भी इसका रोल रहा। जहांगीर के साथ ये निरंतर बनी रही, जबकि जहांगीर ये बेसिकली उस जमाने में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली अस्थमेटिक व्यक्ति था।
यानी अस्थमैटिक का मतलब जिसको सांस संबंधी कोई बीमारी है। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जहांगीर ने बड़ी संख्या में बाग बनवाए, लाहौर में बनवाए, कश्मीर में बनवाए, दिल्ली में बनवाए। बाग का शौक था उसको। मुगल गार्डन अपना आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी उसकी एक अपनी विरासत है। तो इसको कश्मीर या ऐसे ठंडे स्थानों में जाना पड़ता था क्योंकि ये अस्थमैटिक था। तो जब हम 1626-27 की बात करते हैं, जब जहांगीर की डेथ हुई, तो लाहौर में शादरा इसने 2 मकबरे बनाए, एक जहांगीर का, एक स्वयं का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मकबरा भारत के बाहर स्थित है, तो भारत के बाहर इन दोनों के मकबरे स्थित हैं। हालांकि जब हम अंतिम मुगल शासक की बात करते हैं बहादुर शाह जफर की, तो उनका भी रंगून के पास में उनकी एक छोटा सा स्मारक बना हुआ है, लेकिन क्योंकि ग्रेट मुगल्स में इन लोगों को सम्मिलित किया जाता है। अब हम अगला बिंदु देख लेते हैं। ये पुस्तक है तुझो के जहांगीरी, जिसकी मैंने आपको बात की है। ये एक तरह की आत्मकथा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आत्मकथा है, जीवनी नहीं। ये ठीक उसी तरह से जैसे हम तुझो के बाबरी की बात करते हैं, उसी तरह से तुझो के जहांगीरी की बात आती है। ये जहांगीर के काल का हिंदुस्तान है। यह भी मैंने आपसे बात की थी किस तरह से जहांगीर का एक मकबरा बनाया हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मकबरा है जो कि लाहौर में है। तो जहांगीर का भी है और खुद नूरजहां का भी है। इसके अलावा गयास बेग ने, गयास बेग जो इनके पिता थे, गयास बेग उपाधि थी एतमादुद्दौला। आगरा में इनका मकबरा बना हुआ है, एतमादुद्दौला का मकबरा बोलते हैं इसको। और इसके अलावा जो अन्य इमारतें बनी हैं वो अपना आप में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जहांगीर एक ऐसा व्यक्ति रहा, ऐसा इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहा जिसने अकबर की नीतियों को बनाकर रखा, अकबर की निरंतरता को बनाकर रखा, मुगल काल की एक सांस्कृतिक विरासत को इसने विकसित किया। और आज इसमें इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।